चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हम अपने चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट और दूसरे हिस्से में जा रहे हैं, जो बोर्ड के थ्योरेटिकल सवाल यहीं से उठाते हैं जनरली। वो है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। ये पूरा टॉपिक आपको फिजिक्स से रिलेट करता हुआ मिलेगा, पूरा कंप्लीट। ध्यान से सीखिएगा, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये। इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कंडक्टर्स क्या होते हैं। आपने पढ़ रखा होगा कंडक्टर्स क्या होते हैं। ऑल दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स। यस सर। अब इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है ना, वो दो तरीके से हो सकता है, एक फ्रॉम सॉलिड, एक फ्रॉम लिक्विड। बहुत से सॉलिड है, खासकर वायर, जिससे करंट का फ्लो आराम से हो जाता है। वैसे ही बहुत से लिक्विड्स भी हैं जिससे करंट का फ्लो होता है। On the basis of the physical state, conductors are majorly classified into two categories. One is known as metallic conductor, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में केवल कंडक्टर भी बोल देते हैं। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत चैप्टर 2 सॉल्यूशन में सीखा था, जिसको कई बार हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसके एक और नाम है, कुछ किताबों में लिखा हुआ मिल सकता है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। सबसे पहली चीज़ जो आपको सीखनी है वो इतनी सी है कि मेटालिक कंडक्टर वो वाले हैं जो सॉलिड होते हैं, और ये वो वाले कंडक्टर्स हैं जो लिक्विड होते हैं। अगर कभी आपको इसका डेफिनेशन पूछ लिया जाए, आप बोलेंगे ऑल दोज कंडक्टर्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो एंड दे आर लिक्विड्स, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। वो सारे कंडक्टर्स जिससे करंट का फ्लो तो होता है, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, लिक्विड होने चाहिए, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। अगर वो सॉलिड है तो मेटालिक कंडक्टर्स। यहाँ तक कोई डाउट आपको? नो सर। हम समझते हैं इनके पीछे डिफरेंस क्या है, कि हमें पता कैसे चलता है। एक तो ये डिफरेंस है सबसे मेजर, कि एक सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है। अब सॉलिड कंडक्टर्स में हमारा फिजिक्स क्या कहता है कि अगर कोई भी कंडक्टर है सॉलिड, तो उसके अंदर जो कंडक्शन होगी, कंडक्शन का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हर मेटल के बीच, हर मेटल क्या, बेसिकली जितने भी एटम्स हैं, मैटर्स हैं, सारे के सारे मैटर एटम से बने हैं, और सारे एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हैं। यानी कि हर सब्सटेंस, चाहे वो कंडक्टर हो, बैड कंडक्टर हो, गुड कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, हर सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात सही है कि गलत? सही है। सही है। अगर मैं ये कहूँ कि इलेक्ट्रॉन के होने से वो कंडक्टर हो जाता है, इसका मतलब इंसुलेटर नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, तब तो हर चीज़ कंडक्टर हो जाता। हाँ। यानी कि कुछ ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन से मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा अलग होगा। तो कंडक्टर्स वही होंगे जिनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो, और वो फ्लो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पर ध्यान नहीं देंगे, हमें ध्यान कहाँ देना है? अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? मान लें मेरे पास सोडियम है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना था? 281। और बॉक्स पे कन्फिग्रेशन लिखे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। कौन सा वाला आपको आता है, ऊपर वाला, नीचे वाला, कि दोनों? ऊपर वाला। ठीक है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, क्या मुझे मालूम है अगर ये मेरा न्यूक्लियस है तो इसके बाहर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके बाहर वाले सेल में 8, और सबसे बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। यस सर। जब तक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है ना, ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। इसके ऊपर देखो इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे, क्या वो नेगेटिव चार्ज होंगे? हाँ। न्यूक्लियस में कौन बैठा है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। नो। क्या Yes, sir. प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं? हाँ। फिजिक्स के हिसाब से अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो इनके बीच कैसा फोर्स काम करता है? अट्रैक्शन। क्या ये अट्रैक्शन फोर्स इसको अपने मर्जी से काम करने देगा? हाँ होगा। क्या वो अपनी ओर इसको हमेशा बांध के रखेगा? ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाना चाहिए, जाने देगा उसको? नहीं। नहीं जाने देगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, क्या मैं इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकता हूँ? यस सर। नहीं कह सकता हूँ।
फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? जो एकदम अपने मन से जहाँ मर्जी जा सके, कुछ कोई रोकने टोकने वाला ना हो। क्या इसको रोकने टोकने वाला न्यूक्लियस है? यस सर। यानी कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस वाले में होंगे वो फ्री हैं कि नहीं? नहीं। ये तो और भी फ्री नहीं होंगे क्योंकि ये और पास हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम क्या लिखते हैं? के Q1 Q2/r²। यस सर। अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन देम की बात करूं और डिस्टेंस को कम करूं, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है? हाँ। यानी कि वो तो और भी नहीं होगा। अब मुझे क्या समझ में आया, अगर मैं इसको कहीं से एनर्जी ला के दे दूँ ढेर सारा, ये जो इलेक्ट्रॉन बैठा है यहाँ पर, और मैं इसको यहाँ से भगा दूँ और ये बाहर निकल के इन्फाइनाइट पे या कहीं और चला जाए, तो बताओ क्या वो इलेक्ट्रॉन फिर इस पे अट्रैक्शन फोर्स के हिसाब से चलेगा कि अपने मन से चल सकता है? सर निकल जाएगा तो अपने मन से करेगा। हाँ, तो वही इलेक्ट्रॉन जो कि अपने वैलेंस सेल से निकलकर कहीं और बाहर चला गया है, जिसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स न के बराबर है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और आपने पढ़ रखा होगा जनरली जो हमारे मेटल्स हैं वही गुड कंडक्टर्स होते हैं। ऐसा पढ़ा है अपने, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। यस सर। अब सवाल आता है ऐसा क्यों? क्योंकि मेटल्स के वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, तो अपना इलेक्ट्रॉन्स आसानी से डोनेट कर देते हैं। मतलब मेटल्स के जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको निकालने के लिए मेहनत बहुत कम करनी है। थोड़ी भी एनर्जी देंगे तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बाहर निकाल देगा, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। यही रीजन है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। समझ में आ गया? यस सर। अब मुझे लगता है इस वाली लाइन में दिक्कत होगी आपको। अब इलेक्ट्रोलाइट्स, अब बताएं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? लिक्विड कंडक्टर्स। उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उनके अंदर क्या होते हैं? आयंस। सो कंडक्शन इज ड्यू टू, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ बट डायरेक्ट लिखता हूँ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस। आयंस जानते हैं दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैटायंस और एनायंस। अब इसको भी समझिए। यहीं पर मान लीजिए मेरा कंटेनर है, इसके अंदर मैंने भर लिया ढेर सारा लिक्विड। मैं यहाँ एक वायर ला के डिप किया, एक वायर यहाँ, और यहाँ मेन स्विच से कनेक्ट कर दिया इसको, मेन स्विच में, और ये वायर ऐसे कनेक्ट होकर यहाँ पे बल्ब लगा दिया मैंने। ओहो, मैंने स्विच ऑन कर रखा है। अब मेरा चार्ज यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से। हाँ, और ये कोई सॉल्यूशन है बीच में, और देखिए एक इसका चार्ज यहाँ पर है। अगर ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है तो बताइए करंट का फ्लो होगा कि नहीं होगा? होगा। और अगर नहीं पहुँचा तो? नहीं होगा। नहीं होगा। तो ये जो पहुँचाने वाले काम करते हैं हम उनको बोलते हैं चार्ज कैरियर्स। चार्ज को ले जाने वाले को हम क्या बोलते हैं? चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो हमने अभी पीछे पढ़ के आए हैं, उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा होते हैं आयंस। अब अगर इस लिक्विड के अंदर मैं प्योर वाटर ले लूँ, प्योर वाटर, अगर ये प्योर वाटर है तो इसके अंदर कोई आयंस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? H2O के मॉलिक्यूल। क्या ये मॉलिक्यूल आयन होता है? लेकिन वाटर न्यूट्रल है कि आयन है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो क्या इस चार्ज को ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा पाएगा? नहीं। नहीं। तो करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। यही रीज़न है कि अगर आपने जूनियर क्लास में कभी पढ़ा होगा तो आपको बताया गया था कि जो डिस्टिल्ड वाटर होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर चार्ज कैरियर्स में वो होंगे ना, मतलब जो चार्ज को कैरी करने में हेल्प हाँ, करते हैं। जो चार्ज को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा सके। अब मान लो मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट मिला देता हूँ, NaCl, थोड़ा सा। जैसे मैं नमक मिलाऊंगा, क्या मुझे मालूम है ये आयनिक कंपाउंड है? ये पानी के अभी तो अंदर ही नहीं। आते, जैसे ये पानी के अंदर आएगा, क्या ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा? हाँ। अब ये टूटेगा तो क्या Na+ आयन बन गए और Cl- आयन बन गए? यस सर। क्या अब ये इस
चार्ज को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा पाएंगे? हाँ। अगर पहुँचा दिए तो क्या करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा? यस सर। यानी कि करंट का फ्लो होगा और बल्ब जलने लगेगा। अब बताओ, अगर मैं सोडियम क्लोराइड का अमाउंट और बढ़ा दूं तो क्या बल्ब तेज ग्लो करेगा, उतना ही करेगा कि नहीं करेगा? सर उतना ही करेगा ना। नहीं, मान लो पहले थोड़ा नमक मिलाए थे, थोड़ा नमक मिलाएंगे तो Na+ और Cl- का जो अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा कम होगा? ज़्यादा होगा। नमक थोड़ा सा है तो नमक आयंस ज़्यादा कहाँ से हो जाएंगे बच्चे? अब मान लो पहले केस में 5 ग्राम नमक है, दूसरे ग्राम में 500 ग्राम नमक है, किस में आयंस ज़्यादा होंगे? 5 ग्राम में 500 ग्राम में, कि दोनों में सेम ही होंगे? 500 में ज़्यादा होगा ना। 500 ग्राम में ज़्यादा होगा। अगर आयंस ज़्यादा हैं, अब मान लो यहाँ से यहाँ तक ले जाने वाले 4 लोग हैं पहले केस में, दूसरे केस में 400 लोग हैं, तो बताओ किस केस में चार्ज जल्दी पहुँच जाएगा? 400 का। 400 में। यानी कि चार्ज जितना जल्दी पहुँचेगा क्या करंट का फ्लो उतना ज़्यादा होगा? हाँ आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, I = dq/dt। सर, ये जो बल्ब ग्लो कर रहा है वो बैटरी की वजह से कनेक्टेड है ना। हाँ हाँ। तो वो मतलब बैटरी जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही ना ग्लो करेगा। बच्चे, इलेक्ट्रॉन तो बैटरी ने जितना था दे दिया, क्या वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँच भी जाना चाहिए ना? हाँ। वो पहुँचाने वाला ही काम तो चार्ज कैरियर कर रहा है। मान लो मैंने आपको 100 रुपये दिए, अपने दोस्त को हाँ। देख ले, अगर आपने उसको सिर्फ 70 रुपये दिए तो दोस्त को 70 रुपये का काम करना पड़ेगा कि 100 रुपये का? सही सुने नहीं। मतलब कहने का मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा है तो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा ना। हाँ, आपने ऐसा पढ़ा है I = dq/dt, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा आपने? यस सर। नहीं पढ़ा होगा तो आपने ये वाला पढ़ा होगा, I = q/t। हाँ। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अभी नहीं पढ़े होंगे तो आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी जब आशीष से पढ़ाएंगे तो वहाँ पढ़ोगे। ये आपने 10th में से पढ़ रखा होगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं टाइम को कम करूँगा तो करंट का अमाउंट बढ़ेगा। बढ़ेगा। कैरियर्स ज़्यादा होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? कम लगेगा करिए। तो क्या करंट ज़्यादा फ्लो करेगा? हाँ। हाँ, ये बात और है कि बैटरी की जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा ग्लो नहीं कर सकता, लेकिन उससे कम तो कर सकता है ना। यस चार्ज कैरियर्स जब मैं बैटरी से लगा के रखा था और चार्ज कैरियर थे ही नहीं, तो क्या इलेक्ट्रॉन ईएमएफ जो भी थी हमारी बैटरी, उसकी ईएमएफ क्या इलेक्ट्रॉन को धक्का नहीं दे रही थी? दे रही थी, सर लेकिन उससे करंट का फ्लो तो नहीं हो सकता था ना, क्योंकि बीच में सर्किट खुला हुआ था। अगर ये डायरेक्ट हाँ। कनेक्टेड होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। यस सर। बात समझ में आ गई? तो इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से यहाँ कितना पहुँच रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। ये ऐसा समझिए कि आपको पेपर मिला गया 70 नंबर का, आपको पूरे 70 नंबर के आ रहे थे, लेकिन आप किसी वजह से लिख पाए सिर्फ 60 नंबर का, तो नंबर 60 मिलेगा कि 70? 60। क्या 70 से ज़्यादा मिल सकता था किसी भी कंडीशन में? नहीं। नहीं। तो करंट जितना भी मैक्सिमम हो सकता है वो बैटरी ही देगा, लेकिन क्या बैटरी का पूरा अमाउंट हर बार पहुंचेगा कहना जरूरी है? नहीं। क्या पहुंच भी सकता है, नहीं भी पहुंच सकता है? यस सर। अब नहीं पहुंचेगा तो कम हो जाएगा। हाँ। अब वो कितना पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा किस पे डिपेंड करता है? सर चार्ज के कैरियर्स पर। घर पे आपके यहाँ वायर है, वायर होल्डर और बल्ब? यहाँ पे नहीं है सर। यहाँ पर नहीं है। जब कभी होगा तो आप एक एक्सपेरिमेंट करिएगा। करना क्या है, आप एक ग्लास ले लीजिएगा, ग्लास में पानी, और उसको तार बल्ब होल्डर से कनेक्ट कर दीजिएगा। बीच में वायर को कट करिएगा और चालू करके स्विच को, और जब दोनों तार को आपस में कनेक्ट करेंगे तो बल्ब जलेगा, और तार को अलग करेंगे तो बल्ब बुझ जाएगा। ऐसा जानते हैं? हाँ। अब ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आ रहे थे लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे थे, सर्किट ओपन हो गया था। अब उसको क्या करिए, फिर आप पानी के अंदर डालिए, दोनों को आपस में टच नहीं कराना है। मैं बता रहा हूँ कैसे। आ गया समझ में। आगे समझ में? हाँ मतलब ये एक तार वायर, को कट करके हाँ ये वायर ऐसे। मतलब अब समझिएगा, आपका बल्ब जलेगा क्योंकि जो आपके घर का पानी है ना वो डिस्टिल वाटर नहीं है, वो टैप वाटर है, नॉर्मल वाटर, उसके अंदर मिनरल्स और आयंस होते हैं।
आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, वाटर इज टेस्टलेस, ऐसा कुछ पढ़े थे? वाटर टे कलरलेस। हाँ, वाटर कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस मतलब स्मेल लेस होता है, टेस्टलेस होता है, ऐसा कुछ पढ़े हो? लेकिन अगर आपको यस। ध्यान दिए होगे तो आपके घर का जो पानी है ना, उसके अंदर थोड़ा सा बहुत टेस्ट होता है। लैब में जाना, इसकी केमिस्ट्री लैब में, तो वहाँ पे डिस्टिल वाटर मिलेगा, सर के पास है। आप सर से कहना सर मुझे हाँ। थोड़ा सा डिस्टिल वाटर दे दीजिए, थोड़ा सा। वो आपको एक्सपेरिमेंट में जब आप करते हो ना टाइट्रेशन वगैरह, तो उसमें देते भी होंगे यस। सॉल्यूशन बनाने के लिए। उसे 2 घूंट हाँ। पानी पी लेना। मैं सही बता रहा हूँ, पानी एकदम हार्मफुल नहीं है। जब आप पियोगे ना तो लगे कितना बेकार पानी है ये। वो बेकार नहीं है, उसमें टेस्ट नहीं होता है, इसलिए वो टेस्टलेस है। खैर, ठीक है। जो हमारे घर में है उसके अंदर मिनरल्स और आयंस होंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, यानी वो गुड कंडक्टर है। अब यस सर। जैसे नमक का आप अमाउंट इसमें बढ़ाओगे, वो जो बल्ब की ग्लोइंग कैपेसिटी है ना धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि चार्ज कैरियर्स जो है आयंस वो बढ़ जा रहे हैं। यानी चार्ज कैरियर्स जितने ज़्यादा, करंट उतना ज़्यादा फ्लो करेगा। बात समझ में आ गई? यस क्या सर। एक सर मैक्सिमम टाइम पर आके वो करंट का अमाउंट जो भी होगा रुक जाएगा? अब मैं नमक मिलाते जा रहा हूँ, करंट बढ़ेगा। क्या एक टाइम ऐसा आएगा जब करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा? हाँ। अच्छा। वो वही वाला करंट का अमाउंट है जो डायरेक्ट अगर आप वायर से जुड़े होते तो भी आता। मतलब वो बैटरी का पूरा हिस्सा वहाँ तक पहुँच जा रहा है। हाँ बोलिए, ठीक अब है। क्या कर रहे थे आप? सर जो चार्ज कैरियर का इलेक्ट्रॉन वाला बता दीजिए, आयन वाला। इलेक्ट्रॉन वाला अभी आगे मैं पढ़ा रहा हूँ, घबराए नहीं। पहले बात, ये मेटेलिक कंडक्टर समझ में आ गया। ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है। इसमें हाँ। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके अंदर आयंस। आयन। अगला पॉइंट देखिए, इसके अंदर किसी भी मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होता है। नो मैटर गेट ट्रांसफर। अब इसका क्या मतलब हुआ समझे? ये ई है, ट्रांसफर्ड। अब जो हमारा वायर है ना, कुछ ऐसा होगा वायर। अरे कैसा वायर बन गया? मान लीजिए हमारा क्या है, वायर। अब ये जो वायर है इसमें ढेर सारे एटम्स होंगे। मान लो ये हमारा एटम है। क्या इस एटम के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे बैठा होगा? यस सर। जब हम यहाँ से करंट पास करते हैं या इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर नहीं आता है। क्या ऐसे लाखों एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? हाँ। तो ये चार्ज को बगल वाले को पास कर देगा, फिर वो उसके बगल वाले को पास करेगा, वो उसके बगल वाले को, और ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँच जाएगा? लास्ट तक। ऐसे समझिए, यहाँ पर टीचर बैठा है, ठीक है, और यहाँ पर लाइन से ढेर सारे बच्चे, और टीचर चाहता है कि वो कोई आपके पास, उस टीचर के हाथ में एक बुक है, ये चाहता है ये बुक लास्ट वाले बच्चे के पास पहुँच जाए। क्या पहुँचाने का 2 तरीका हो सकता है। एक ये तरीका कि इसने इसको दे दिया, इसने बगल वाले को, इसने बगल वाले को, इसने बगल वाले को। क्या टीचर खुद यहाँ से वहाँ गया है इसमें? नहीं। नहीं, लेकिन क्या बुक पहुँच गया? यस सर। ये जो तरीका है ना, यही होता है हमारे मेटेलिक कंडक्टर में। चार्ज यहाँ पर होगा, चार्ज बगल वाले को पास करेंगे, वो बगल वाले को, और ऐसे करते करते वहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन जो लिक्विड वाला है ना, उसमें क्या होता है, ये खुद इसको लेके यहाँ तक जाना पड़ेगा। बात समझ में आई? जब ये खुद जाएगा तो इसका अमाउंट यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र हो गया। यस सर। क्या जब ये पहले वाले केस में बात किए थे तो क्या इसका अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ कि ये वहीं का वहीं रह गया है? पहले वाले में वो एक दूसरे को दे देते हैं। हाँ, लेकिन वो खुद तो वहीं पर है, हाँ। यानी उसका ट्रांसफरिंग नहीं हुआ है, बस वो चीज़ों को पास किया है। लेकिन दूसरे वाले में क्या वो खुद चल के जा रहा है? यस सर। देखिए मैं ये लिख रहा हूँ, नो मैटर गेट ट्रांसफर्ड। ये मैटर वही वाला ऑब्जेक्ट वाला है, इसमें वो खुद नहीं जाता है। इसीलिए जो वायर है, अब मान लो अगर वायर का ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा वो खुद चल के जाता, तो क्या कुछ समय बाद, कुछ महीने सालों के बाद, ये वाले सारे के सारे हिस्से यहाँ पहुँच जाते कोने में?
हाँ। क्या ये हिस्सा थोड़ा सा थिकर हो जाता यस सर। और ये वाला हिस्सा थोड़ा सा पतला हो जाता? हम्म। क्या वायर में कभी ऐसा होता है? नो सर। नहीं, यानी कि वायर में मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। क्या इसमें होता है, आयंस में? हाँ होता है। हाँ होता है। तो मैटर गेट्स ट्रांसफर्ड। अगला है हमारे पास, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन होती है क्या वायर में? नहीं। नहीं, केमिकल उसमें रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में होता है? सो उसमें आंसर इज यस। आयंस ब्रेक हो जाते हैं। हाँ, केमिकल रिएक्शन होता है कि नहीं होता है? तो होता है। कैसे मालूम चला? एनोड पे कोई और रिएक्शन होती है, कैथोड पे कोई और रिएक्शन होती है, याद करो अभी पीछे पड़े थे हम लोग। यस सर। यानी इसमें केमिकल रिएक्शन होगा और इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। नहीं होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, टेम्परेचर पे कैसे फ़र्क पड़ेगा। अब बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो जो चार्ज डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच रहा था वो सीधे पहुँचेगा कि बीच में इधर उधर घूमने लगेगा? जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, क्या एटम के पार्टिकल्स ऐसे ही होंगे, इधर उधर भागना शुरू कर देंगे? सर इधर उधर होने जाए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इधर उधर भागेंगे। इधर उधर भागेंगे तो उस केस में जो चार्ज का ट्रांसफर है वो आसानी से होगा कि पहले वाले में? सर मतलब मेटेलिक वाले में कि हाँ, मेटेलिक इलेक्ट्रिक वाले में, में? मेटेलिक वाले में। सर इसमें कम होगा फिर। कम होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसके वजह से कंडक्टिविटी जो है, करंट के अमाउंट का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा? कम। कम हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें है तो पूछ लो अभी। नो सर। हम क्या लिख सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस कि डिक्रीजेस? सर टेम्परेचर अगर नहीं बढ़ाते तो वो लिनियरली एकदम सीधे जाते हैं। हाँ, बताओ कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। सही है। हम्म। अब बात करते हैं यहाँ पर, क्या पता लग रहा है, अगर यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ा था तो इसमें क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। उल्टा होता है ना, तो बढ़ना चाहिए और सच में बढ़ता भी है। आ जाओ चेक करते कैसे बढ़ रहा है अब ये। तो इस बार मेरा सेटअप ऐसा होगा, यस सर। इसके अंदर मान लो KCl है तो K प्लस और Cl माइनस के आयंस होंगे। हम्म। ये बाहर हो गया। जैसे मैं हीट करूँगा, क्या ये पार्टिकल्स पास आएंगे दूर चले जाएंगे? सर इधर उधर होने रहे। इधर उधर होने लगे। अच्छा, जब टेम्परेचर कम था तो ये पास पास रहे होंगे थोड़े बहुत? यस सर। पास रहे होंगे तो R की वैल्यू ज़्यादा रही होगी कम, इनके बीच का डिस्टेंस? टेम्परेचर कम रहा होगा तो। हाँ, हाँ कम रहा। कम रहा होगा तो बताओ फोर्स कैसा रहा होगा? ज़्यादा लगेगा। कौन सा फोर्स होता है ये, अट्रैक्शन रिपल्सन? अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो ये ज़्यादा तेज़ी से घूमेंगे कि धीरे धीरे घूमेंगे? धीरे धीरे। अगर धीरे धीरे घूमते हैं तो उस केस में चार्ज का ट्रांसफ़र होने में टाइम ज़्यादा लगेगा कम लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो करंट का फ्लो ज़्यादा हो गया कि कम? कम। कम। अब जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाया हूँ, क्या इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया होगा? यस सर। डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो क्या पार्टिकल्स तेजी से कम घूम पाएंगे? यस सर। तो क्या चार्ज का ट्रांसफर जल्दी हो जाएगा? हाँ यानी कंडक्टिविटी बढ़ गई। बढ़ गई। देखो समझ में आ गई पूरी बातें? यस सर। कोई डाउट तो नहीं रहा अब? नहीं। ये तो रहे डिफरेंसेस। एक सिमिलैरिटी है वो आपको याद रखना है, चाहे वो मेटेलिक कंडक्टर हो चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो, मतलब सॉलिड वाला हो चाहे वो लिक्विड वाला हो, दोनों में ओम्स लॉ वैलिड है। ओम्स लॉ याद है, V=IR, ऐसा कुछ पढ़े थे? हाँ। हाँ, अभी सर जब पढ़ाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी ना तो वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन वगैरह सब कुछ है वहाँ पर।
लेकिन अभी इतना तो याद होगा ही आपको, V इक्वल टू आई आर होता है, आपको ये याद होगा R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, ऐसा कुछ। वीज कटू आई यार याद है। हाँ, ये रेजिस्टेंस है, इसको हम बोलते थे रेजिस्टिविटी। ये होता था रो, ऐसा बनाते थे ऐसा। ये होता था लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये होता था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये सर्कुलर होता है, तो ये जो एरिया होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये जो डिस्टेंस होता था उसको बोलते थे लेंथ ऑफ कंडक्टर एल। ऐसा कुछ याद है? हाँ। ठीक है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, चाहे कोई भी कंडक्टर हो, वो इलेक्ट्रोलिटिक हो चाहे वो मेटालिक हो, दोनों ही केस में ओम्स लॉ क्या है, वैलिड है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन इन एन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर को ही कई बार हम शॉर्ट में ना सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स बोल देते हैं। अब देखिए, जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है इसका मतलब कैसा कंडक्टर होगा, लिक्विड की सॉलिड? लिक्विड। लिक्विड। अब प्योर लिक्विड तो होगा नहीं, क्योंकि प्योर लिक्विड होगा तो उसके अंदर आयंस नहीं होंगे, हाँ। तो वो गुड कंडक्टर नहीं होगा। यानी हमारा जो भी लिक्विड होगा, हम जब भी लिक्विड लिक्विड बोलेंगे ना, आपको ध्यान रखना, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वो पानी के अंदर डिजॉल्व होगा। ठीक है। अब बताओ, Yes. अगर एक्वस सॉल्यूशन है या कोई भी सॉल्यूशन है तो वो किससे बनता है? सॉल्यूट से, सॉल्वेट से। वेरी गुड, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। अब देखना ध्यान से, इंटरेक्शन कैसे कैसे हो सकते हैं। क्या सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स काम कर सकता है? हाँ। हाँ बिल्कुल कर सकता है, हमने बात की है। क्या कर सकता है? आंसर इज यस। करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है। क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में भी कोई अट्रैक्शन फोर्स काम कर सकता है? यस सर। एक और पॉसिबिलिटी है, गेस करो कौन हो सकता है? सॉल्वेंट सॉल्वेंट तो नहीं होगा ना? क्यों नहीं हो सकता बच्चे? सॉल्वेंट एक ही होगा ना? अभी मैं एग्जांपल देके बताऊंगा ना कैसे होंगे या नहीं होंगे। ठीक। चल, ये तीन पॉसिबिलिटी है। इंटरेक्शन का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इंटरेक्शन जितना स्ट्रांग होगा, बताओ करंट का फ्लो उतना ज़्यादा होगा उतना ही कम होगा? स्ट्रांग हो तो कम होगा। कम होगा। क्या ये सारे इंटरेक्शंस वीक होने चाहिए? हाँ। एक बेस कंडक्टर के लिए सारे इंटरेक्शंस क्या होने चाहिए? वीक होने चाहिए। हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कौन सा? सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। अब सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारा NaCl का। NaCl का एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे तो बताओ क्या मिलेगा? Na+Cl-। अब बताओ ये क्या है, सॉल्यूट की सॉल्वेंट? दोनों सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है। दोनों सॉल्यूट है। सॉल्वेंट तो वाटर होगा ना बच्चे? हाँ। अरे क्या लिख दिया हम? सॉल्यूट सॉल्यूट। ध्यान से देखो, क्या पॉजिटिव चार्ज है? यस सर। ये नेगेटिव चार्ज है। क्या इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा? यस सर। ये जो इंटरेक्शन है ना, इसी को बोलते हैं हम सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। बोलो समझ में आ गया? यस सर। अगला एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल किसका है हमारा? सॉल्यूट सॉल्वेंट का। हाँ। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। चलो एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं सॉल्यूट की बात करूँ तो मान लो फिर से मेरे पास क्या है, NaCl। चलो मैं इस बार KCl ले लेता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि सिर्फ NaCl क्यों ले रहे हैं। और ये कहाँ है, पानी के अंदर। हाँ। क्या मुझे मालूम है ये K+ और Cl- में टूट जाएगा? यस सर। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा ना तो आपने पढ़ा होगा वाटर एक पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड वो होते हैं जिनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है।
अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद हो तो याद रखिएगा। जो फोन नाम से हम 3 एलिमेंट बोलते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये उसका मैक्सिमम हिस्सा अपनी ओर खींच लेते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ देखिए, मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है A2, मतलब ए और ए के बीच में एक बॉन्ड है। ये कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड? सिंगल। सिंगल बॉन्ड है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, एक या दो? 2। दोनों इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, पहले वाले ए के, दूसरे वाले ए के, या दोनों के? एक एक दोनों के होंगे। एक एक दोनों के होंगे। अगर मैं दोनों के एक एक तोड़ के वापस दे दूं तो क्या इससे किसी ऊपर कोई चार्ज पड़ेगा या कोई फर्क पड़ेगा? मतलब इनको दोनों को हटाना है चार्ज को। हाँ, नहीं एक्चुअली एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों दिए थे, अगर मैं दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन वापस कर दूं तो किसी को कोई समस्या नहीं। अब देखना, ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को तोड़ने का दो तरीका होता है। तोड़ने को हम बोलते हैं क्लीवेज, फिजन भी बोलते हैं, लेकिन अभी हम इसको बार बार क्या बोला करेंगे, क्लीवेज। क्लीवेज दो टाइप का हो सकता है। एक वो बंटवारा जिसमें कि दोनों का बराबर बराबर मिल जाए, उसको हम बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। क्या ज़रूरी है हमेशा बराबर बराबर ही बटे? नहीं। अगर बराबर बराबर नहीं बटा तो इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज। एकदम सही है। आपको क्या देख के लग रहा है, इसमें से कौन सा ए ज़्यादा स्ट्रांग होगा, पहला वाला दूसरा वाला? दोनों इक्वल होंगे ना। दोनों इक्वल होंगे। तो ये जो कंपाउंड होगा ना, इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं नॉन पोलर कंपाउंड। नॉन पोलर का मतलब किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना। अब मैं यही बॉन्ड बनाता हूँ ए बी के बीच में। आप बताओ क्या कह सकते हो, ए और बी में कौन स्ट्रांग होगा कौन वीक, या दोनों ही सेम होंगे? दोनों सेम होंगे। सेम तो नहीं लग रहे बच्चे, एक ए है एक बी है। सेम होते तो हम या तो ए बोल देते या तो बी बोल देते। एक ए और एक बी नहीं है तो सेम तो नहीं है। क्या हम बता सकते हैं कौन स्ट्रांग होगा कौन वीक? नो सर। नहीं बता सकते। मान लेते हैं, किसको मान लें, ए को स्ट्रांग माने कि बी को? सर लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो 2 ही होगा ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन दो ही हैं। तो फिर कैसे पता? आप घबराए नहीं, मान लो ए और बी, क्या दोनों को ऐसे मान लो, दो लोग मिला के, आप एक रोटी लेके आए एक रोटी मैं लेके आया, हम लोग इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें, मतलब रोटी को शेयर करके खाने वाले हैं। क्या जरूरी है कि हमेशा दोनों लोग को भूख बराबर ही लगी हो? नहीं। कैसा हो सकता है कि किसी एक को भूख ज़्यादा लगी हो किसी एक को कम? यस सर। जिसको भूख ज़्यादा लगी रहेगी वो ज़्यादा रोटी खाएगा कम, या बराबर ही खाएगा? ज़्यादा खाएगा। ज़्यादा खा जाएगा। एक को ज़्यादा मिलेगा तो एक को अपने आप कम हो जाएगा। यस सर। अब बताओ मैं किसको ज़्यादा मान लूँ, ए को बी को? बी को। चलो मैं मान लेता हूँ बी की जो भूख है वो ए से क्या है, ज़्यादा है। इसको हम बोलते हैं बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ए। तो बताओ बी एक रोटी खाएगा कि एक से ज़्यादा खा जाएगा? ए से ज़्यादा। क्या वो 2 रोटी पूरा खा सकता है? नहीं। खा जा। नहीं, दोनों तो नहीं खाएगा, क्योंकि खाने तो दोनों ही बैठे हैं ना, ए और बी। बी को भूख ज़्यादा लगी जल्दी नहीं खाएगा, लेकिन बी पूरा नहीं खा सकता क्योंकि तब तक एक कुछ तो खाया होगा। यस सर। अगर बी ज़्यादा खाता है तो क्या बी के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी? यस सर। और ए के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। अब बताओ जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है वह कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव? निगेटिव। क्या बी पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको बोलते हैं डेल। यस सर। पूरा नेगेटिव आएगा कि पार्शियल नेगेटिव? थोड़ा सा ज़्यादा है। हाँ, पार्शियल नेगेटिव। अगर ये पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता तो क्या उसके ऊपर पूरा नेगेटिव आता? यस सर। तो ये आ गया पार्शियल नेगेटिव।
क्या इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक होता तो न्यूट्रल होता, क्या एक से कम हो गया अब, हाँ तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर। नेगेटिव। अब देखो क्या पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। हाँ इन्हीं कंपाउंड्स को हम बोलते हैं पोलर कंपाउंड्स, जिसका हो सकता है आपको आशीष सर फॉर्मूला पढ़ाए होंगे, पोलर पढ़ लिए हो, डाइपोल मोमेंट, यस सर ये पढ़ रहे हैं। तो उसका आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा Q इंटू डी ऐसा कुछ। हाँ लेकिन वहाँ पर और यहाँ पे एक अंतर है, यहाँ पर जो हम डाइपोल मोमेंट निकालते हैं ना, वो हम पॉजिटिव से नेगेटिव निकालते हैं। और मुझे जहाँ तक लग रहा है, जब सर ने आपको पढ़ाया होगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताना, तो उन्होंने बताया होगा नेगेटिव से पॉजिटिव। और हो सकता है उन्होंने इस चीज़ को ज़रूर बताया होगा कि केमिस्ट्री में देखो आप पढ़ते हो पॉजिटिव से नेगेटिव उल्टा, यहाँ डायरेक्शन हम उल्टा कर देते हैं, बाकी सब कुछ सेम रखते हैं। और इसकी जो यूनिट आती है वो यूनिट आती है डिबाय। डाइपोल की। हाँ, डाइपोल मोमेंट की। ठीक है। अब सुनना, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो वो कंपाउंड नॉन पोलर, जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो वो कंपाउंड पोलर। जिसका सर एक बार फिर से बोल दीजिए। जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है वो है नॉन पोलर, और जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है वो होता है पोलर। आया समझ में? इसका बताओ डाइपोल मोमेंट कितना आएगा? जीरो। नॉन पोलर है ना, मतलब ये याद करना किसका रीजन है फिर? अच्छा ऐसे याद रखो ना, जिस पे चार्ज है वो पोलर है कि नॉन पोलर? जिस पे चार्ज है आप याद करो, वो हमने पोलर है। हाँ पोलर है। आपको याद होगा हमने ऐसा पढ़ा था कि जो हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या था, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जो चार्ज डिफरेंस जनरेट हुआ था उसी को बोल रहे थे। यहाँ पे से बी ए बी पे तो है ना चार्ज, तो हाँ, आयन उसको बोल। ये जो पूरा कंपाउंड है ए बी, यही पोलर कंपाउंड होता है। ए और बी अलग अलग नहीं होते। ए बी कंपाउंड को हम बोलते हैं पोलर कंपाउंड, और जो ए टू कंपाउंड है वो कैसा है? नॉन पोलर। बोलो समझ में आया? हाँ चलो थोड़ा बहुत जानते रहो, आगे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। मान लो मैं कहूँ मेरे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो ये कैसा होगा, पोलर नॉन पोलर? सर नॉन पोलर होगा। हाँ, और इसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी? नॉन पोलर है तो जीरो। वेरी गुड, यही मैं कह रहा था। जिसका डाइपोल, ये म्यू है ना, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो वो कंपाउंड कैसा? जीरो। नॉन पोलर। नॉन पोलर। अब मान लो यही कंपाउंड है HCl, बताओ ये कंपाउंड पोलर होगा कि नॉन पोलर? पोलर होगा। पोलर होगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ये होगा डाइपोल का डायरेक्शन केमिस्ट्री वाला। और इसके लिए म्यू की वैल्यू क्या होती है? नॉन जीरो, मतलब कुछ ना कुछ आएगा, जीरो तो नहीं होगा। हाँ समझ में आ गया पूरा? यस सर। तो पोलर कंपाउंड कौन है, हाइड्रोजन, क्लोरीन या HCl? HCl है। हाँ एकदम सही बात है। अब समझना, अगर मैं बात करूँ HF की, H2O की, और मान लो O2 की, Cl2 की, Br2 की, HBr की, HF की, नहीं HF तो दे चुके थे, HCl की, HI की, तो ये कंपाउंड कैसे होंगे बताओ? ये कंपाउंड कैसा होगा, पोलर नॉन पोलर? पोलर। पोलर। ये पोलर होगा। पोलर। ये नॉन पोलर। ये नॉन पोलर। नॉन पोलर। पोलर। पोलर होगा। ये पोलर। समझ में आ गया थोड़ा बहुत? यस सर। इतने नहीं होता, बहुत कुछ होता है इसमें, 11th में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, पर इतने से हमारा काम चल जाएगा। हम कौन सा इंडेक्स पढ़ने जा रहे थे, सॉलिड सॉल्वेंट। आप बताइए जो वाटर मॉलिक्यूल है ये पोलर कंपाउंड है कि नॉन पोलर? नॉन पोलर। यानी इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। सर ये पोलर है ना? हाँ, हाँ बताओ इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन पर और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। यस सर। अब कोई पूछ ले कि क्या हाइड्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव नहीं आ सकता, तो हम कहेंगे नहीं आ सकता। क्यों?
क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और ऑक्सीजन की ऑक्सीजन ज़्यादा। ज़्यादा। ठीक है, ऐसे याद रखो, ऑक्सीजन भुक्खड़ इंसान है। और याद कौन सा ठीक। रखोगे, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्हीं तीनों की है, और 118 ऑक्सीजन और एलिमेंट्स। क्लोरीन की भी। हाँ, नाइट्रोजन और क्लोरीन के लगभग लगभग बराबर हो जाती है, ऑलमोस्ट बराबर ही रहती है। आप ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन और हाँ क्लोरीन के बीच पूछेगा तो फ्लोरीन का ज़्यादा होगा। हाँ, ये 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं और उस 118 में सबसे ज़्यादा अगर भुक्खड़ कोई है तो हमारा फ्लोरीन है। ठीक। ठीक है, अब देखो, ये है मेरा पोटेशियम आयन। क्या इसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे? यस तो ये है। वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे अपने आप को अरेंज करते हैं। हाँ, निगेटिव पॉजिटिव। हाँ, और ध्यान से देखो ना, तो ये सब के सब पार्शियल नेगेटिव वाले हैं क्या? हम्म। और ये कैसा है? पॉजिटिव है। क्या इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा? हाँ। इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। क्योंकि पोटेशियम आयन क्या था, सॉल्यूट की सॉल्वेंट? पोटेशियम सॉल्यूट था ना। सॉल्यूट था। और वाटर क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। इसी प्रोसेस को हम हाइड्रेशन या सॉल्वेशन कहते हैं। आगे ऑर्गेनिक में इस वर्ड को हम दोबारा यूज करेंगे, क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन या सॉल्वेशन। क्या ये चीज़ क्लोरीन आयन के साथ भी होगा? सर, जो हाइड्रेशन सॉल्वेशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन को बोलते हैं। हाँ। क्या ये क्लोराइड आयन जो है, क्लोरीन आयन, इसके साथ भी होगा? तो आंसर हाँ, यस, हाइड्रोजन बिल्कुल के होगा। साथ। बस जो इनका अरेंजमेंट है ना वो उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हाइड्रोजन के साथ। हाँ, ये हाइड्रोजन वाले इधर आ जाएंगे और एक क्लोरीन आयन, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। ये हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा, क्या कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी उतनी कम होगी? कम होगी। कम होगी। बोलो, समझ में आ गया? यस सर। तीसरा कौन सा इंटरेक्शन हमारे पास? सॉल्वेंट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। क्या वाटर के ही हमारे पास सिर्फ सॉल्वेंट है या किसी और का भी सॉल्वेंट है? जितने सेम एक्वस होगा पढ़ेंगे, ना। जितने एक्वस पढ़ेंगे सब तो वाटर ही होंगे। क्या वाटर नॉन पोलर कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है? पोलर है। पोलर है। क्या मैं इस वाटर को ऐसे बना सकता हूँ? हाँ। क्या दूसरा वाटर भी ऐसा हो सकता है? यस सर। क्या ऐसा ही होगा इस बात की कोई गारंटी है? और नहीं। क्या ये ऐसा भी हो सकता था? हाँ। ध्यान से देखो तो ये कैसा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव। ये कैसा चार्ज होगा? पार्शियल पॉजिटिव। क्या इनके बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा? हाँ। यही हमारा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। यही क्वेश्चन है ना सर, सॉल्वेंट सॉल्वेंट में कैसे इंटरेक्शन हो जाएगा? हम्म। और ये जो इंटरेक्शन है, अगर इंटरेक्शन हाइड्रोजन का फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से किसी के साथ है तो वो जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। जितने भी इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना, उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड यही होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आगे ना ऑर्गेनिक में बहुत काम आएगा। याद कैसे रखोगे? हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब एक बात तो कंफर्म है कि उसके अंदर कौन होगा? हाइड्रोजन। पार्शियल। हाँ। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या होगा? एक हाइड्रोजन होगा और उसके Yes, साथ 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में से कोई हो सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। अगर HF है तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, H2O है तो इसके अंदर भी होगी, और अगर NH3 है तो इसके अंदर भी होगी। ठीक। बताओ, अगर मैं बात करूं OF2 की, ये भी एक कंपाउंड है, तो क्या इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं होगी? इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं। नहीं है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। समझ में आ गया? यस सर। इस इंटरेक्शन में कोई दिक्कत आपको? नो सर। अब समझना, आपने कभी ध्यान दिया है हनी और वाटर, इसमें से कौन लिक्विड है कौन सॉलिड?
वाटर लिक्विड है और हनी जेल लग। ये भी तो लिक्विड ही हुआ ना, हनी को भी लिक्विड ही कहते हैं। अगर मैं हनी और वाटर दोनों को टेबल पे गिरा दूं तो कौन जल्दी फैलता है, कौन धीरे धीरे? सर वाटर जल्दी फैलेगा। हाँ, लेकिन है तो दोनों लिक्विड ही। लेकिन हाँ दोनों जो लिक्विड है ना, उनके सॉल्वेंट सॉल्वेंट जो इंटरेक्शन है उसकी वैल्यू अलग अलग है। आप बताओ किस में वो इंटरेक्शन ज़्यादा हो सकता है, हनी में कि वाटर में? सर दूर दूर जा वाटर में कम होगा हाँ, वाटर इंट्रैक्शन। में इंटरेक्शन कम होगा। इंटरेक्शन कम हाँ है तो क्या जो मूवेबिलिटी होगी, मूव करने की टेंडेंसी होगी ज़्यादा। मॉलिक्यूल्स की, क्या वो ज़्यादा होगी? यस इसलिए सर। वो रूम में आराम से फैल जाएगा। वही अगर हम हनी की बात करें तो वो कम फैलता है, क्योंकि उनके बीच का जो इंटरेक्शन है सॉल्वेंट सॉलिड वाला, क्या वो स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू वाटर? यस सर। क्योंकि वाटर में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हनी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। और अभी मैंने आपको सिखाया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग की वीक? स्ट्रांग होता है। स्ट्रॉन्ग होता है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो क्या उस केस में मूवेबिलिटी कम हो जाएगी? हाँ यही रीजन है, जितनी भी गाढ़ी चीज़ें होती है, गाढ़ा का मतलब पार्टिकल्स पास पास होंगे दूर दूर, पास पास होगी। तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा? यस सर। इसीलिए वो चीज़ें कम मूव कर पाती हैं। बोलो समझ में आया? क्या सॉलिड में ये और भी ज़्यादा पास आ जाते हैं? हाँ सर हनी वाला फिर से बता दिए। हनी के बीच का जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है वो ज़्यादा है, यानी पार्टिकल्स दूर होंगे कि पास होंगे? पास होंगे। पास होंगे तो ज़्यादा मूव करेंगे कि कम मूव करेंगे? कम। कम मूव करेंगे। कम मूव करेंगे तो इनकी जो फ्लूइडिटी होगी, मूव करने की टेंडेंसी, क्या वो कम हो जाती है? यस सर। इसीलिए हम हनी को बोलते हैं विस्कस कंपाउंड। विस्कस होना गढ़ा, ले- गाढ़ा। सर लेकिन कह रहे थे वाटर की जो मतलब इंटरेक्शन फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है। हाँ, वाटर 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 का तो ज़्यादा होता ही है, लेकिन हनी वाला उसके कंपैरिजन में और ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि इसके पार्टिकल्स काफ़ी पास है। पास होने का मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन देम होगा आर, वो ज़्यादा होगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। और फोर्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है। ये आर घटेगा तो क्या फोर्स और बढ़ेगा? यस सर। इसका फोर्स ज़्यादा होता है लेकिन इसका फोर्स ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअली किसका ज़्यादा हो गया। मान लो ये बढ़ा 2 न्यूटन और ये बढ़ गया 20 न्यूटन, तो बताओ क्या वाटर का जो फोर्स है वो कम है, या फिर वो भी बढ़ा था लेकिन वो कम बढ़ा था? वाटर का कम है। कम है वाली बात नहीं, क्या बढ़ा दोनों था, लेकिन जो हाँ दोनों के बढ़ने की अमाउंट थी ना, इंक्रीमेंट थी, वो अलग अलग था। वाटर का इंक्रीमेंट 2 न्यूटन का है और हनी का इंक्रीमेंट 20 का है। 20 न्यूटन। इसीलिए हनी बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और वो कम फैलता है। ठीक है। क्लियर? अब बताओ, अगर यस मेरे सर। पास कोई थीकर लिक्विड है, थीकर का मतलब विस्कस, गाढ़ा लिक्विड है, और मैं अगर उसको हीट करूं तो बताओ वो क्या होता है, पतला हो जाता है? हाँ गाढ़े लिक्विड को हीट करने में थीनर हो जाएगा। अगर वो यस सर। थीनर हो गया, इसका मतलब उनके बीच का जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन था वो बढ़ गया होगा, घट गया होगा? इंटरेक्शन हो जाता है, कम हो गया होगा इंटरेक्शन। कम हो गया होगा। अगर वो कम हुआ तो क्या उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी? यस सर। कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी क्यों बढ़ा है एक्चुअली? सर उनका मतलब डिस्टेंस कम हो गया है और इंटरेक्शन फोर्स ज़्यादा हो गया है। उल्टा नहीं नहीं बोल कम हो दिए, गया है। उल्टा नहीं बोल दिए, डिस्टेंस इंटरेक्शन ज़्यादा फोर्स। होगा, हाँ डिस्टेंस ज़्यादा होगा इंटरेक्शन फोर्स कम कम होगा। हो जाएगा। हाँ, हाँ तो देखो जो ध्यान से, मैटर है वो फ्रीली उसके मूव लिए करेगा। उसके लिए जिम्मेदार कौन था, क्या टेम्परेचर? तो बताओ हाँ टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ रही है, घट रही है? टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी से बढ़ रही है। बढ़ रही है। क्या हमने यही पॉइंट लिखा था डिफरेंस जब लिख रहे थे तब? यस। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टिविटी के सेल टर्म्स। मैं सिर्फ 2 पढ़ा के छोड़ दूंगा आज, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कल क्लास करेंगे ना आप? देखेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा होगा आप कल ही बताइए। रक्षाबंधन है।
नहीं, जनरली हमारे तरफ तो परसों स्कूल की छुट्टी उठी है तो परसों रखे हैं लोग। ठीक। ठीक है, आपको जैसा ज़रूरत होगा आप बता दीजिएगा मुझे बस। देखिए, आपका सबसे पहला टर्म जो आपको सीखना है दैट इज रेजिस्टेंस। नाम से ही पता चल रहा है कुछ प्रॉब्लम वाली बातें होंगी। जब हम करंट का फ्लो कराते हैं तो पूरा करंट जितना हम फ्लो कराना चाहते हैं उतना नहीं होता, उससे कम ही होता है। यानी कि बीच में कोई रहा होगा जो उसको डिस्टर्ब किया होगा, हाँ। उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये सॉलिड वाला है। अगर मैं लिक्विड वाले की बात करूं तो जो हम रेजिस्टेंस डिफाइन करेंगे तो किसके लिए डिफाइन करते हैं हम? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए। क्या इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमारा एक ही कंटेनर बनता है, दो कंटेनर बनते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक। हाँ, और जिसमें सर सेम इलेक्ट्रोलिसिस है। कराते थे सेम। सेमी बनते हैं ना। इलेक्ट्रोकेमिकल दो में बनता था, एक में एनोड हाँ एक में एनोड कैथोड, होता और उनको साल्ट ब्रिज से जोड़ते थे। याद आया कुछ? है। यस। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो इलेक्ट्रोड है ये ऐसे टेढ़ा नहीं होता, वो प्लेट है बेसिकली। प्लेट को मैं अगले एंगल से फोटो खींचूंगा तो ऐसे ही बनेगा ना। ऐसा सीधा लिख दूंगा तो आपको समझने में दिक्कत आती है थोड़ा सा। ध्यान से देखो तो इस इलेक्ट्रोड के बीच में कोई गैप है, यस। इसको हम बोलते हैं एल, लेंथ या गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ये वैल्यू किसकी है? एल की। अगर यही सॉलिड कंडक्टर होता, ये वायर है, तो ये होता लेंथ इसका। ठीक। दूसरा हमारा एरिया। सॉलिड कंडक्टर में ये वाला हिस्सा एरिया होता है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया। और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करेंगे ना, मान लो यहाँ तक इलेक्ट्रोलाइट्स भरे हुए हैं, तो हमें सिर्फ ये वाला एरिया देखना है। जितना इलेक्ट्रोलाइट से भरा हुआ है सिर्फ वो वाले एरिया को हम ए बोलेंगे, ये वाला हिस्सा। बोलो समझ में आया? यस सर। अगर मैं इस पूरे को इलेक्ट्रोलाइट से भर के डुबो दूँ तो तब कौन सा एरिया लेंगे? तब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एरिया लेंगे। मतलब जब हम अपने रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो लेंथ कौन सा है? गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। और एरिया कौन सा है? उस गैप के बीच में कितना सॉल्यूशन भरा है वो जगह। हाँ। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, एक चीज़ और, अगर हम सॉलिड कंडक्टर की बात करें तो क्या सॉलिड कंडक्टर का लेंथ हम बदल सकते हैं? सॉलिड कंडक्टर का नहीं वायर का लेंथ बदल सकते हैं कि नहीं? बदल सकते। तो वही तो सॉलिड कंडक्टर है। हाँ। हमें 2 मीटर चाहिए 2 मीटर कर लेंगे, चाहे तो 10 मीटर कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एल उसका हाँ। कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल? वेरिएबल। बहुत अच्छे। क्या जो हमारे पास वायर आता है, हर वायर की थिकनेस सेम होती है कि अलग अलग होती है? अलग अलग। तो क्या मैं उसका एरिया भी बदल सकता हूँ ज़रूरत पड़ने पर? यस सर। तो क्या एरिया भी वेरिएबल है? हम्म। अब ध्यान से देखना, आपने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना दिया, तो जब सेल बनाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि ये इलेक्ट्रोड बना के ये हवा में लटका हुआ छोड़ दोगे उसको। सॉल्यूशन में अगर इसके भरोसे छोड़ दोगे क्या आपस में ही मिल जाएंगे? यस सर। यानी कि हम इसको क्या करते होंगे, या तो ऊपर कहीं फिक्स करते होंगे या तो फिर नीचे किसी चीज़ से इसको सपोर्ट से बांध देते होंगे ताकि वो घूमे फिरे ना। अगर मैं इसको बांध दूँ या फिक्स कर दूँ तो बताओ इनके बीच का जो लेंथ की वैल्यू जो भी रही होगी वो फिक्स हो गई है कि बदल जाएगी? फिक्स हो गई। फिक्स हो गई। तो क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एल की वैल्यू कांस्टेंट होती है? अगर ये वैल्यू फिक्स है तो बताओ इनके बीच का जो एरिया होगा, क्या वो एरिया भी फिक्स है कि वो वेरिएबल होगा? फिक्स होगा। क्या ये भी कांस्टेंट? क्या मैं कह सकता हूँ एल अपॉन ए दोनों के दोनों कांस्टेंट हो गए? किस में? मेटालिक वाले में कि इलेक्ट्रोलाइटिक वाले में? इलेक्ट्रोलिटिक। हाँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझ में हमारे सामने आता है ना, वो ये आता है जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होंगे, ये नोट पॉइंट एकदम ध्यान रखना आपको। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में एल अपॉन ए की वैल्यू क्या होती है?
कांस्टेंट। और अगर एल अपन ए की वैल्यू कांस्टेंट है तो आर की वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, रो एल बाई ए। ये तो हाँ। कांस्टेंट हो गया, तो बताओ वेरिएबल कौन बचा, सिर्फ रो। यानी कि डेल अगर मैं रो को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा, रो को घटाऊंगा तो रेजिस्टेंस। घटेगा। यानी अगर मुझे रेजिस्टेंस को बढ़ाना है या घटाना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज कर सकता हूँ, रो को। रोक में। और रो को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। और हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं रेजिस्टिविटी को, बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जो हम सॉल्यूशन यूज करेंगे ना, उस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा उसको आप चेंज करके रो की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब कंसंट्रेशन कैसे चेंज करेंगे, क्या मुझे मालूम है कंसंट्रेशन मोलैरिटी को हम बोल रहे हैं। क्या मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है? यस सर। क्या सॉल्यूट का मतलब अगर मैं 2 किलो नमक मिलाऊं और 1 किलो नमक, तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा अलग अलग? अलग अलग हुआ। किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, 1 किलो वाले का 2 किलो वाले का? 2 किलो लगा। क्या मैं नमक अपने हिसाब से ऐड करके सॉल्यूशन बना सकता हूँ? क्या मैं अपने हिसाब से बार बार इलेक्ट्रोड्स के बीच के डिस्टेंस को चेंज कर सकता हूँ? नहीं। नहीं कर सकता। यानी लेंथ और एरिया तो कांस्टेंट है, लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज हो सकता है। और वो चेंज कैसे होता है, बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यस सर। बोलो समझ में आया? हाँ। अगली चीज़ है कंडक्टेंस। क्या होता है? सबसे पहली चीज़ कंडक्टेंस का सिंपल होता है जी। सारी चीज़ आराम से सीखेंगे, आगे चल कर आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है। अब बताओ रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या बताता है, कितना करंट कम फ्लो होगा। कंडक्टेंस क्या बताएगा, कितना करंट फ्लो होगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि सेम ही है? अपोजिट। क्या मैं लिख सकता हूँ कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस? अगर दिक्कत हो रही है तो ऐसे लिख लो, कंडक्टेंस इज जस्ट अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। यस सर। कंडक्टेंस क्या होता है, जी। तो बताओ हाँ। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/r। यस सर। देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं क्या आपको रेजिस्टेंस कैसा यूनिट पता है? सर। ओम। ओम होता है। तो बताओ जी की यूनिट क्या हो जाएगी, 1/ओम। हाँ। इसको हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स। और इसके पता है खास बात क्या है, ओम इनवर्स को हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखो इनवर्स का मतलब उल्टा होता है। क्या हम इसी ओम को उल्टा कर दिए? हाँ। और इसका नाम है मो। ओम की स्पेलिंग क्या होती है, OHM। यस सर। क्या मो उल्टा होता है? हाँ। तो इसका उल्टा लिख दो स्पेलिंग। इसका एक और यूनिट है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं सीमेंस। और इसका हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल S से। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। कल आप इतना पढ़ के आएंगे एक बार, फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ठीक है, चलो यस। आज का लेक्चर समझ में आया?